हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग पिछली क्लासेस में इलाहाबाद की संधि, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ये सब पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम, वो है बंगाल में द्वैत शासन। यानी कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई और बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था 1764 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में ही बंगाल में द्वैत शासन लागू किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तो आज हम लोग बंगाल में द्वैत शासन के बारे में देखेंगे कि इस द्वैत शासन में आखिर क्या था और कैसी कैसी नीतियाँ अपनाई गई थी इस द्वैत शासन के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात, यानी कि 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई। कहाँ? बंगाल में। आप याद रखेंगे, कहाँ? बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई। और इस द्वैत शासन में क्या था दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द्वैत शासन में ये था कि दीवानी का मतलब हुआ राजस्व वसूलने का अधिकार, और निजामत पुलिस एवं न्यायिक कार्य। यानी कि जो दीवानी है फ्रेंड्स, उसका अर्थ होता है राजस्व वसूलना। कि जो बंगाल में जो राजस्व वसूलने का काम था वो, और निजामत का मतलब है प्रशासन का कार्य। क्या? प्रशासन का कार्य। जैसे कि प्रशासन कैसा चलाया जाएगा, पुलिस और न्यायिक कार्य जो होते हैं, वो सब काम जो किसके अंतर्गत आते थे? वो सब काम आते थे निजामत के अंतर्गत। दोनों क्या हुआ था कि दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। कब? जब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंपनी के द्वारा बंगाल जो मुगल शासक थे उनसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो प्रांत थे उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। और आपको एक और बात ध्यान देना जरूरी है फ्रेंड्स, कि उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत नहीं थे, ये एक संयुक्त प्रांत थे। यानी कि बंगाल के अंदर ही बिहार और उड़ीसा भी आते थे उस समय। तो जैसे ही मुगल शासक द्वारा ये दीवानी जो ली जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, वैसे ही क्या होता है कि दीवानी और निजामत दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ जाते हैं। और कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि दीवानी का कार्य अपने हाथ में और निजामत का कार्य जो है बंगाल के सूबेदार के हाथ में दे दिया गया। और ये सूबेदार कौन थे? तो पहले और अंतिम सूबेदार के रूप में जो अंग्रेजों ने नियुक्ति की थी बंगाल में, वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे मोहम्मद रजा खां। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि आप इसे एकदम VVI जो PT में जो क्वेश्चन आते हैं, जो फैक्ट हैं, उनमें अब एकदम VVI करके याद ही रखेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कंपनी द्वारा दीवानी कार्य, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो दीवानी कार्य, जो राजस्व वसूलने का कार्य है, वो कंपनी द्वारा अपने हाथ में लिया गया, ताकि जो कंपनी है अपनी आय को बढ़ा सके। और निजामत का कार्य बंगाल के सूबेदार के हाथ में दे दिया गया। दीवानी का अधिकार प्राप्त होने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ। यानी कि कंपनी की स्थिति जो थी फ्रेंड्स, वो क्या हुआ था कि वो बहुत अच्छी हो गई थी कंपनी की स्थिति। और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दीवानी का कार्य बंगाल में रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय को दिया गया था। ठीक है, कहाँ? बंगाल में रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय को। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद तथा पटना में स्थापित किया गया। एक दीवानी कार्यालय भी स्थापित किया गया था, ताकि जो है वहाँ से जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी थे वे दीवानी का कार्य अच्छे से देख सके दोनों जगहों का। और शासन तथा फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए देना निश्चित किया गया। क्योंकि ये जो राजस्व वसूलने का काम था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वो अपने हाथ में ले लिया गया था। तो जो भी पैसे आते थे वो कहाँ जाएंगे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही आएंगे। और जो प्रशासन था उसे अंग्रेजों ने क्या किया था कि प्रशासन किसको दे दिया था?
बंगाल के सूबेदार के हाथ में, और नवाब थे फ्रेंड्स बंगाल में, लेकिन नवाब की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, और नवाब जो थे वो शासन नहीं करके जो अंग्रेजों द्वारा जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे बंगाल में, मोहम्मद रजा खां, उनके द्वारा ही शासन चलाया जा रहा था। तो जो निजामत के मामले थे, यानी कि जो प्रशासनिक मामले थे, उसके लिए कंपनी ने क्या किया कि नवाब को 53 लाख रुपए देना सुनिश्चित कर दिया। अब हम लोग जो देखते हैं द्वैध शासन के दोष क्या थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है द्वैध शासन के दोष। पहले द्वैध शासन की शुरुआत और अब द्वैध शासन के दोष। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। शुरुआत में कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि होती है, यानी कि जैसे ही जो दीवानी का काम है वो कंपनी के हाथों में आता है, कंपनी ने शोषण किया और उसकी वृद्धि जो है, जो आय है कंपनी की, उसमें 30 लाख पाउंड की वृद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, और ज़्यादा समय नहीं बीता था फ्रेंड्स, कुछ ही समय के बाद उस द्वैध शासन में अनेक दोष भी उजागर होने लगे। जैसे कि प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ था, जिसे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निजामत का काम जो नवाब को सौंपा गया था, और नवाब के बदले वहाँ पे शासन कौन कर रहा था, तो सूबेदार कर रहे थे। तो प्रशासन का पूरा दायित्व नवाब उठाने में नवाब जो था वो असमर्थ था, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, क्योंकि जितने भी आय के जो साधन थे वो सारे के सारे अंग्रेजों के पास चले गए थे। और अंग्रेज जो थे उनकी यही नीति थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी आय को बढ़ाने पे, अपनी आय वृद्धि पे ध्यान दिया, और जो प्रशासन था उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और चूंकि नवाब भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो चुके थे और दूसरे कंपनी का उस पर नियंत्रण था, तो जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी, तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। यानी कि जिसके पास सबसे जो किसी भी प्रांत की, किसी भी राज्य की जो महत्वपूर्ण शक्ति होती है दोस्तों, वो होती है आय की। जब हमारा राज्य हरा भरा रहेगा, आय जब हमारी मजबूत रहेगी, तभी तो हम किसी का ध्यान रख पाएंगे ना। तो वही जो कमर तोड़ना कहा जाता है फ्रेंड्स, वही अंग्रेजों ने दीवानी का काम लेकर अपने हाथ में जो बंगाल के जो नवाब थे उनकी कमर तोड़ दी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने बस अपनी आय बढ़ाने पे ध्यान दिया, और जो प्रशासन था उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और 53 लाख जो रुपए निश्चित किए गए थे नवाब को देने के लिए, उसमें जो है बंगाल की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। नवाब धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते जा रहे थे। और जब अंग्रेजी कंपनी के हाथ में जो दायित्व था, जो आय का मुख्य साधन था, उसका प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं था। कंपनी ने सिर्फ धन उगाही की ओर ध्यान केंद्रित किया, ये मैंने अभी आपको बताया। और नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। इसके कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब राजा की जब शक्ति छीन हो जाएगी, जब उसके पास कोई पावर ही नहीं रहेगा, तो उसके अधिकारी जो हैं और जो जनता है, जब उनमें आक्रोश फैलेगा, तो उनकी स्थिति तो कमजोर होगी ही। और लोग जब कोई पावर रहता है तभी तो कोई किसी की आज्ञा मानते हैं। जब कोई पावर ही नहीं रहेगा तो कोई किसी की आज्ञा कैसे मानेंगे। और यही हुआ बंगाल के नवाब के साथ। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को शक्ति विहीन कर दिया, और इसका परिणाम ये निकला कि जो कंपनी के अधिकारी जो थे, जो कंपनी के अधिकारी थे, वे नवाब की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, और जो मन में आता था, यानी मनमाने ढंग से जो है वो धन की उगाही वो करते थे। और इसका परिणाम ये निकला कि जमींदारों द्वारा राजस्व वसूली में कृषकों का अमानवीय शोषण किया गया। और ये जमींदार किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे फ्रेंड्स, तो ये जमींदार, चूंकि दीवानी का काम अंग्रेजों के पास था, इसलिए ये जमींदार जो है वो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो जमींदारों द्वारा राजस्व वसूली में कृषकों का अमानवीय शोषण किया गया, और व्यापार की स्थिति भी दिन पर दिन बदतर होती चली गई। अंग्रेजों ने सिर्फ अपने आय पे ध्यान दिया, और जो व्यापार थे
थे उनको बढ़ाने पे भी ध्यान नहीं दिया, ना ही प्रशासन पे ध्यान दिया, और धीरे धीरे जो है व्यापार की दृष्टि से हो या फिर प्रशासन की दृष्टि से हो, वो बंगाल की स्थिति निरंतर कमजोर चली गई, पड़ती चली गई, और कुटीर उद्योग धंधे भी बंद हो गए। और जो कुटीर उद्योग धंधों में जो लोग लगे हुए थे फ्रेंड्स, वो दूसरे रोजगार की खोज में निकल गए, और इस तरह से जो है बंगाल जो है पूरी तरह से, एक समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब हमें देखना है द्वैत शासन का अंत। ये तो हो गया द्वैत शासन की शुरुआत, और फिर द्वैत शासन के दोष क्या क्या थे वो, और अब हम लोग देखेंगे द्वैत शासन का अंत। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रबंधन को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी भी नहीं थे। बंगाल जो है फ्रेंड्स वो बहुत बड़ा प्रांत था, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और कंपनी के पास इतने अधिकारी ही नहीं थे कि वो बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन अपने हाथों में ले सके। और इसलिए क्लाइव ने क्या किया था कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी, लेकिन क्लाइव ने जो आय का जो साधन होता है वो अपने हाथों में, और प्रशासन का काम क्या किया था कि नवाब के हाथों में छोड़ दिया था। और नवाब के हाथों में छोड़ने के बाद जो क्लाइव थे या फिर जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके द्वारा सिर्फ धन उगाही पे ध्यान दिया गया, न कि प्रशासन या बंगाल को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए। वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव के जाने के बाद दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन का अंत कर दिया जाता है। कब? 1772 ईस्वी में। तो आप ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, वो आप निश्चित याद रखेंगे। पहला कि द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1765 ईस्वी में, और द्वैत शासन का अंत कब हुआ था, तो वो हुआ था 1772 ईस्वी में। तो ये जो फैक्ट है फ्रेंड्स वो आप याद रखेंगे। और आपसे दो और महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो वो शुरुआत करने वाला था क्लाइव, और जो खत्म करने वाले थे, जो द्वैत शासन का जिसने अंत किया था, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा और क्या क्या काम किए गए, तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो नायब पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो मोहम्मद रजा खां और बिहार में जो राजा सिताब राय को अंग्रेजों ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था, उसे क्या किया कि वारेन हेस्टिंग्स ने उस पद को ही समाप्त कर दिया, और जो सूबेदार ये सब जो पद और थे उन्हें भी बिल्कुल समाप्त करके जो शासन है वो अपने हाथों में ले लिया। तो इसलिए बोला जाता है कि जो बंगाल के पहले और अंतिम सूबेदार कौन थे, तो वो थे मोहम्मद रजा खां। आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब पद को समाप्त कर दिया गया। हेस्टिंग्स द्वारा मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में राजस्व परिषद की स्थापना कर दी गई। यानी कि आपने जो देखा होगा, जो क्लाइव के समय में दीवानी मामलों को चलाने के लिए दो मुख्य न्यायालयों की स्थापना की गई थी, दो मुख्य राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी, एक मुर्शिदाबाद और एक पटना में, उसे भी हेस्टिंग्स के द्वारा हटा दिया गया। द्वैत शासन का अंत, फिर ये जो नायब पद जो थे उनको समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय जो सूबेदार के पद पे थे उनको भी समाप्त कर दिया गया, और मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को भी समाप्त करके कलकत्ता में बस एक राजस्व परिषद की स्थापना की गई। देसी समहर्ताओं के स्थान पर अंग्रेजी समहर्ताओं की स्थापना। अब आप सोचते होंगे फ्रेंड्स कि ये समहर्ता क्या होते हैं, तो समहर्ता कलेक्टर को बोला जाता है, जो कलेक्टर के पोस्ट पे आते हैं उन्हें समहर्ता बोला जाता है, ठीक है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कुछ काम है फ्रेंड्स, इन्हें आप याद रखेंगे। जब ये गवर्नर बनकर आए थे बंगाल के, और इन्होंने क्या क्या काम किया था, वो सब काम है इनके द्वारा किए गए। हेस्टिंग्स द्वारा नवाब के शासन को
नवाब को शासन कार्य से मुक्त कर 16 लाख की जो है फ्रेंड्स वो वार्षिक पेंशन निश्चित की गई। कितनी? हेस्टिंग्स द्वारा नवाब को शासन कार्य से मुक्त कर 16 लाख वार्षिक की पेंशन निश्चित, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो नवाब को 53 लाख रुपए दिए जाते थे प्रशासन के काम के लिए और जो काम धंधे थे उनको देखने के लिए, नवाब के द्वारा उस नवाब को शासन जो हेस्टिंग्स के द्वारा फ्रेंड्स माफ कीजिएगा हेस्टिंग्स के द्वारा नवाब को ही शासन कार्य से बिल्कुल भी मुक्त कर दिया गया और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसे 16 लाख की वार्षिक पेंशन देनी निश्चित की गई। किसके द्वारा? हेस्टिंग्स के द्वारा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर पद जो है गवर्नर जनरल पद में बदला और जो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल बना वो भी वारेन हेस्टिंग्स था, यानी कि जो वारेन हेस्टिंग्स हैं वो ही बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल बोले जाते हैं वो हैं वारेन हेस्टिंग्स। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो एक्ट सब आए हैं फ्रेंड्स वो हम लोग एक जगह पढ़ेंगे, जैसे कि 1773 का एक्ट है, फिर 1784 का पिट्स एक्ट है। तो ऐसे बहुत से एक्ट आए हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में एक जगह सारे एक्ट को पढ़ेंगे। भारत की तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों का भार गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे मद्रास, बंगाल, ये जो प्रेसिडेंसी थे अलग अलग, उनका भार सिर्फ एक गवर्नर जनरल के हाथ में चला गया, यानी कि सारी प्रेसिडेंसी किसके हाथ में चली गई? सारी प्रेसिडेंसी की देखरेख का भार हेस्टिंग्स के हाथ में चला गया। किसके? वारेन हेस्टिंग्स के, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आया था और 1773 में गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और इसलिए वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। और इस तरह फ्रेंड्स जो है वो इस तरह बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बना और कंपनी ने जो है वो यहीं से अपना साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये थी जो बंगाल की जो पृष्ठभूमि है, बंगाल के नवाब, बंगाल की विजय, फिर सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सारे जो मुख्य बिंदु है फ्रेंड्स उनकी जो जड़ है वो बंगाल से ही जुड़ी हुई है और बंगाल ही आगे चल के कंपनी के साम्राज्य विस्तार का केंद्र भी बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लासेस में कंपनी ने आगे कैसे अपना साम्राज्य विस्तार किया, जैसे कि मैसूर के साथ उनके युद्ध हुए, मराठों के साथ युद्ध हुए, इन सब के साथ हम लोग देखेंगे। कुछ विदेशों के साथ भी, यानी कि भारत के बाहर के जो सीमा के देश थे उनके साथ भी अंग्रेजों के युद्ध हुए हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई क्लासेस लेकर आ सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।